हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंदन केसरी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंटेलिजेंस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जीवों के वर्गीकरण के बारे में हम आज पढ़ेंगे। दोस्तों, आज बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी लेसन 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा और हर एक चीज बताने की मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके बाद चैप्टर वाइज आपको हर एक वीडियो बायोलॉजी का मिलता रहेगा या फिर अदर सब्जेक्ट का भी चैप्टर वाइज मिलता रहेगा। तो देर न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे भी आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जीव विज्ञान यानी हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो जीवों का वर्गीकरण। देखिए, हम लोग दोस्तों जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो जीव विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता जो है अरस्तु को बोला जाता है। और साथ ही साथ जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु को बोला जाता है। यानी कि जीव विज्ञान के पिता अरस्तु और जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु। देखिए, अरस्तु ने संपूर्ण जीवधारियों को जंतु जगत और वनस्पति जगत में बांटा, यानी दो वर्गों में बांट दिया। देखिए, अब बात करते हैं हम लोग। देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लेमार्क जो कि फ्रांस के एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे और ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया और जीव विज्ञान के जो पिता और जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को बोला जाता है। अरस्तु ने संपूर्ण जीवधारियों को जंतु जगत और वनस्पति जगत में बांटा। ठीक है। अब देखिए, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस को बोला जाता है, जो कि स्वीडन के एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे। इन्होंने वर्गीकरण का शुरुआत कर दिया, मतलब चीजों को बांटना। ठीक है ना। तो आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस को बोला जाता है, जो कि स्वीडन के एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे। इन्होंने वर्गीकरण का शुरुआत कर दिया। ठीक। तो कैरोलस लिनियस ने अपनी बुक सिस्टमा नेचर में कैरोलस लिनियस ने अपनी बुक सिस्टमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो भागों में बांटा, एक पादप जगत और दूसरा जंतु जगत, यानी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है ना। अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे, अब इनको कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी इनको कहते हैं। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, और ये भी आ चुका है कि कैरोलस लिनियस की बुक क्या है या फिर सिस्टमा नेचर किन की बुक है? तो कैरोलस लिनियस की है। ठीक है ना। तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किनको बोलते हैं? कैरोलस लिनियस को बोलते हैं। नेक्स्ट में उनके बाद आए आपके विटकर। इन्होंने तो स्टार्ट कर दिया वर्गीकरण का, मॉडर्न वर्गीकरण का। ठीक। अब उसके बाद आए विटकर। विटकर जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1969 में सभी जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। कितने जगत में? 5 जगत में। कौन कौन वो जगत थे? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। इसको आप 2-3 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। 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 तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं इन चीजों को डिफाइन करता हूँ। यानी मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, पादप क्या होता है, कवक क्या होता है और जंतु क्या होता है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों, हमने देखा है कि विटकर ने 1969 में जीवधारियों को 5 जगत में बांटा, जो आपके निम्नलिखित प्रकार से थे। उसी में से सबसे पहला है आपका मोनेरा। ठीक ना। तो मोनेरा देखिए देखिए, हम लोग पढ़ते हैं मोनेरा के बारे में। जो मोनेरा होता है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। जो मोनेरा जगत में जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। देखिए, एक कोशिकी का मतलब होता है एक सेल वाले। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग में बहुत सारी सेल है ना। इन लोगों में क्या होता है कि एक सेल होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। सेल दो टाइप का होता है, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। तो एक सेल वाले प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं और बहुत सारे जो सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक वाले कोशिकाएं कहलाती हैं। तो सेल के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे इसके अगले वीडियो में। अभी सिर्फ हम ये समझते हैं कि जो मोनेरा होता है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अब देखिए, मोनेरा जगत के जीवों में आरंभिक केंद्रक पाया जाता है। कहता है आरंभिक केंद्रक का मतलब ये होता है कि पहले केंद्रक रहेगा लेकिन धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाएगा। ठीक। तो इसमें हम लोग न के बराबर मानेंगे कि इसमें केंद्रक होता ही नहीं है। कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी लिखा हुआ है कि मोनेरा जगत के जीवों में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है इसके, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एटसेट्रा, ये सब होते हैं। आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, वही होता है आपका क्या, वही होता है आपका जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया एटसेट्रा।
ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्रोटिस्टा जगत की। तो प्रोटिस्टा जगत जो होता है एक कोशिकीय वो यूकैरियोटिक होते हैं ये सब, ठीक ना। इस जगत में एक कोशिकीय तो रहेंगे, मतलब एक सेल वाले तो रहेंगे, लेकिन ये यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें यूकैरियोटिक पाया जाता है इसका मतलब उसमें केंद्रक पाया जाएगा, ठीक ना। तो केंद्रक देखिए इनमें होता है, इनमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। तो ये एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक। देखिए इसके एग्जांपल क्या है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एटसेट्रा, ठीक ना। इसके एग्जांपल क्या है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और एटसेट्रा। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए अब इन्हीं तीनों में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्वेश्चन बना के पूछता रहता है, वही मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे अमीबा के बारे में, इसका जो साइज होता है वो फिक्स नहीं होता है। ये साइज इसका फिक्स नहीं होता, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, वो साइज फिक्स होता ही नहीं है इसका। जो अमीबा होता है वो कुटपाद विधि द्वारा गति करता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है कि अमीबा किस विधि से गति करता है, तो कुटपाद विधि यानी कि हिल डुल के गति करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए युगलिना का, इसमें यही पॉइंट था, ठीक ना। तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग युगलिना का। तो युगलिना जो होता है, युगलिना पादप और जंतु के बीच की कड़ी है। कहने का मतलब ये है कि वो उसको पादप भी हम लोग मान सकते हैं और जंतु भी मान सकते हैं। यानी उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है थोड़ा सा, ठीक ना। तो क्लोरोफिल की वजह से वो दिन में प्रकाश संश्लेषण से खाना बना लेता है, तो क्या हो गया आपका पादप, ठीक। और रात में जानवरों को मार के खा लेता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं पादप और जंतु के बीच की कड़ी, यानी उसको वो पादप भी है और जंतु भी है, ठीक। अगला बात करते हैं हम लोग, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। दूसरा बात करते हैं हम लोग, उसके बाद बात करते हैं हम लोग पैरामीशियम की। तो पैरामीशियम जो होता है वो चप्पल के साइज का होता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, वो चप्पल के साइज के आकार का होता है, ठीक है। उसके बाद जो पैरामीशियम होता है वो हल्का हरा होता है, और हरा होने की वजह से उसको हरा प्रोटोजुआ भी बोलते हैं, ठीक। तो ये कितनी बार पूछ चुका हुआ है कि हरा प्रोटोजुआ किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, पैरामीशियम को बोलते हैं, ठीक है। अब अगला बात करते हैं हम लोग कवक का। कवक को इंग्लिश में फंगी बोलते हैं, ठीक। इसके अध्ययन को माइकोलॉजी बोला जाता है, इसके अध्ययन को माइकोलॉजी बोला जाता है। दूसरी बात करते हैं हम लोग कि ये जो कवक होता है वो परजीवी होता है और मृतोपजीवी होता है। परजीवी का मतलब ये होता है कि भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहेगा, ठीक ना। तो कवक परजीवी भी होता है, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब होता है जो जानवर मर जाते हैं उसको ये धीरे धीरे खा लेता है। कवक में जो पोषण होता है वो अवशोषण द्वारा होता है। हम लोग में पोषण अंतःग्रहण के द्वारा होता है, लेकिन कवक में जो पोषण होता है वो अवशोषण के द्वारा होता है, ठीक ना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद यह है कि कवक जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, यानी सिंपल समझिए उसमें क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाता है, और क्लोरोफिल जहां नहीं पाया जाएगा वहां प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं, ठीक। तो इसीलिए वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, इसीलिए वो परजीवी हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद ये नमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। नमी वाले का मतलब होता है जहां पर ह्यूमिडिटी होती है, थोड़ा थोड़ा ह्यूमिडिटी होगा ना, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी की मात्रा होती है वहां पे ये उग जाते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है, राइजोपस, पेनिसिलिन, मशरूम, ईस्ट एटसेट्रा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मशरूम जो होता है, मशरूम में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, बहुत प्रोटीन पाया जाता है मशरूम में, ठीक। अब यह कवकों में जो भोजन होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवकों में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं, ये कवक तो हो गया, बात करते हैं हम लोग प्लांट का यानी पादप का, ठीक ना, पादप जगत का। तो जो पादप जगत होते हैं वो रंगीन और बहुकोशिकीय होते हैं। अब देखिए हम लोग इधर बात कर रहे थे एक कोशिकीय का, यहाँ पे बहुकोशिकीय आएंगे, कहने का मतलब है मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो ये रंगीन होते हैं, रंग देखे ही रहते हैं आप, प्लांट का हरा हरा होता है, और हरा होने की वजह से उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाएगा तो उनमें प्रकाश संश्लेषण होगा, और प्रकाश संश्लेषण होगा तो अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, ठीक। तो दूसरे में क्या दिया है कि यूकैरियोटिक होते हैं। अब भाई बहुकोशिकीय हैं तो यूकैरियोटिक होंगे ही। अब देखिए इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, क्लोरोफिल पाने की वजह से ये स्वकोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से ये स्वयं बना लेते हैं, ठीक ना। तो हमने आपको बताया था। अब इसके देखिए एग्जाम्पल क्या है कि शैवाल, मॉस, बीज वाले पौधे एटसेट्रा। शैवाल क्या होता है, तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए कि शैवाल जो होता है वो पादप में आता है। दूसरा मॉस, काई आप देखे होंगे, काई। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद जंतु जगत बचा है उसको हम बताते हैं। तो दोस्तों हमने 4 जगत पढ़ लिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक। अब 5वें जगत की बात करते हैं हम लोग, यानी जंतु जगत की। देखिए जंतु जगत का दूसरा नाम क्या है आपका, मेटाजुआ, ठीक ना। जंतु जगत को इंग्लिश में एनिमल बोलते हैं, और आपका ये दूसरा नाम इसका क्या है, मेटाजुआ है।
तो बहुत बार ये भी पूछा हुआ है कि जंतु जगत का दूसरा नाम क्या होता है, तो मेटाजोआ भी उसको बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि भोजन का यह अंतःग्रहण करते हैं। जो जंतु जगत के जो जीव होते हैं वो भोजन का अंतःग्रहण करते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, अंतःग्रहण करते हैं, तो हम लोग भी जंतु में आ जाएंगे। देखिए, ये यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय और परपोषी होते हैं। बहुकोशिकीय मतलब कि ये मल्टी सेलुलर के होते हैं, ठीक ना। ये परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसी को परपोषी बोलते हैं, ठीक। ये यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, उभयचर, सरीसृप, हाइड्रा एटसेट्रा, ये सब आते हैं। उभयचर में आपका उभयचर जो होता है एम्फीबिया वर्ग के जंतु। तो एम्फीबिया में आएंगे आपके मेढक उडक आ गया, जो आपका पानी में भी रहेगा और जमीन पर भी रहेगा। दूसरा सरीसृप, तो ये रेंगने वाले जो भी होते हैं वो सरीसृप कहलाते हैं। हाइड्रा आप देखेंगे समुद्र में मिलता है। अब देखिए, कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम, कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम भी पूछता है, तो लिनियस ने कुछ जीवों का वैज्ञानिक नाम भी दिया हुआ है, जैसे साइंटिफिक नेम। तो मनुष्य का क्या है आपका साइंटिफिक नेम, तो होमोसेपियंस, मनुष्य का होमोसेपियंस है। मेढक का क्या है आपका, तो मेढक का है राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। देखिए दोस्तों, बहुत सारे वैज्ञानिक नेम है, बहुत सारे जीवों का वैज्ञानिक नेम है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो मेढक का क्या हो जाएगा आपका साइंटिफिक नेम, राना टिग्रीना। और बिल्ली का हो जाएगा आपका क्या, फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का क्या हो जाएगा आपका, फेलिस डोमेस्टिका। और मक्खी का हो जाएगा आपका मस्का डोमेस्टिका। मक्खी क्या हो जाएगा, मस्का डोमेस्टिका। तो ये था हमारा जीवों का वर्गीकरण। तो दोस्तों, आपको लगता है कि मेरा चैनल आपको थोड़ा सा भी नॉलेज दे पाता है, तो वीडियो को प्लीज शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।